हेलो स्टूडेंट्स, अपन एनिमल फिजियोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा जो कंप्लीट हो गया था। ट्रांसपोर्ट के अंदर पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता यानी कि एनर्जी से देख के कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हो आप, बिना एनर्जी के कैसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ग्रेडियंट्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिकली कैसे होता है, इन सब के बारे में हमने बात की, जो कि कंप्लीट हो चुका था हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का टॉपिक। आज हम एक नए टॉपिक के साथ बात करेंगे जिसका नाम है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। नर्वस सिस्टम का काम क्या है? एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना और फिर ब्रेन उनके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के अंदर एक्शन लेना स्टार्ट करता है। जितनी भी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है या फिर अपनी बॉडी के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको भी ब्रेन तक पहुंचाना नर्वस सिस्टम दोनों का काम है। यानी कि नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो टाइप का हो गया, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? बाहर से इंफॉर्मेशन को यानी एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को अंदर पहुंचाना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और पीएनएस का काम क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आपकी बॉडी के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचानी है तो उसका काम किसका है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाना है और ब्रेन उनके खिलाफ एक्शन लेता है। जैसे कि मान लो टेम्परेचर हाई हो गया तो ब्रेन उसको सेंस करेगा, यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएगा। तो हो सकता है कि आपकी बॉडी पसीना निकालना स्टार्ट कर दे। या फिर ज़्यादा ठंड है तो ठंड को बाहर से सेंस किया जाएगा तो आपके अंदर कंपकपी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि ये सब प्रोसेस किसकी हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ने सेंस किया और फिर ब्रेन ने उनके अकॉर्डिंग एक्शन करना स्टार्ट किया। और बॉडी के अंदर किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाना है या ब्रेन की इंफॉर्मेशन को ही कोऑर्डिनेट करना है तो उस सब के अंदर क्या आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इंफॉर्मेशन कहाँ पहुँच जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उन इंफॉर्मेशंस को कोऑर्डिनेट करता है। अब देखो नर्वस सिस्टम कैसे बनता है, डेवलपमेंट के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे बनता है। तो आप जानते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बनेगा। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। और जाइगोट क्या होता है? एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस, ऐसे बड़ा न्यूक्लियस होता है। और इससे क्या बन जाएगा? ऐसे डिवीजन होता होता कहाँ तक पहुँच जाएगा? इसको अपन मोरूला बोलते हैं। इसके बाद में इससे कितनी सेल्स बन जाएंगी? 8 सेल्स बन जाएंगी। ये 8 सेल, इसको बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टुला। देन इससे आगे क्या बनेगा? गेस्टुला, जिसके अंदर 16 सेल बनेंगी। अब गेस्टुलेशन के बाद में, गेस्टुलेशन के अंदर आप जानते हो कि 3 जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जर्म लेयर बनती हैं अपनी बॉडी के अंदर। इन तीनों जर्म लेयर से कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट ऑफ जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टोडर्म से बनता है। यानी कि नर्वस सिस्टम किससे बनता है? एक्टोडर्म से। अब देखिए जब गेस्टुलेशन स्टार्ट होता है, गेस्टुलेशन स्टार्ट होगा तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर हेंसन नोड होता है और यहाँ इसको
एक नली के रूप में निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ग्रूव। ये हेंसन नोड है और यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर निकल रही है इसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव ग्रूव। अब गैस्ट्रुलेशन अगर हो चुका है तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ चारों ओर तो कौन सी लेयर बन रही है, एक्टोडर्म की लेयर बन रही है। यहाँ आप ये देख सकते हो कि यहाँ चारों ओर एक्टोडर्म की लेयर बन रही है। बाहर की परत के अंदर कौन सी लेयर बन रही है, एक्टोडर्म। और एक्टोडर्म के जस्ट नीचे कौन सी लेयर बनेगी, मीजोडर्म। एक्टोडर्म के जस्ट नीचे मीजोडर्म की लेयर बनती है और मीजोडर्म की लेयर कुछ इसके जस्ट नीचे दिखाई देगी, यानी एक्टोडर्म के जस्ट नीचे कौन सी लेयर हो गई, मीजोडर्म हो गई, मीजोडर्म। एंड जो सबसे अंदर की परत होती है, सबसे अंदर वाली परत हो गई, वो कौन सी लेयर होती है, एंडोडर्म। यानी कि ये जो पार्ट है सबसे अंदर वाला, ये कौन सा हो गया, एंडोडर्म। ये हो गया एंडोडर्म। और सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा था, एक्टोडर्म। तो इस प्रकार से तीनों जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है। अब नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन की प्रोसेस को न्यूरुलेशन बोलते हैं। अपन नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूरुलेशन। न्यूरुलेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है एक्टोडर्म, इससे स्टार्ट होता है। इसको मैं आपको अलग करके दिखाऊं तो ये ऐसा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक उभार बना लेता है। और इस उभार को क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल प्लेट। ये न्यूरल प्लेट होती है। ये जो एक स्ट्रक्चर है, एक उभार बना है, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरल प्लेट। ये एक्टोडर्म की बनी हुई स्ट्रक्चर है। अब ये आगे चल के इससे भी ज़्यादा और फोल्ड हो जाती है, यानी कि अब आपको ऐसी दिखाई देगी। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरल ग्रूव। इसको न्यूरल ग्रूव कहते हैं। अब ये न्यूरल ग्रूव है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। न्यूरल ग्रूव क्या करना स्टार्ट कर देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन करने का काम स्टार्ट कर देती है। और यहाँ नीचे कुछ सेल्स हैं वो यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ कुछ सेल्स होती हैं, ये अलग होना स्टार्ट हो जाती हैं। इनको बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स। ये न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं, ये क्या काम करती हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करने का काम करती है। यानी कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन करने का काम न्यूरल क्रस्ट सेल्स करती हैं और जो न्यूरल ग्रूव है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन का काम करती है। तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है अपनी बॉडी के अंदर। उसके बाद में एक और सेल्स होती हैं जिन सेल्स का नाम होता है न्यूरोब्लास्ट। यानी कि नर्वस सिस्टम की फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन होती है। तो देखते हैं न्यूरॉन का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक सेल्स होती है जिसका नाम होता है न्यूरोब्लास्ट। ये न्यूरोब्लास्ट सेल्स दो टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो बनाती है न्यूरॉन और एक ग्लियल सेल्स। एक तो क्या बनाएगी, न्यूरॉन बनाएंगी और एक ग्लियल सेल्स बनाती है। ये ग्लियल सेल्स का काम क्या है, न्यूरॉन को सपोर्ट करना। यानी कि ग्लियल सेल्स का काम क्या हो गया, न्यूरॉन को सपोर्ट करना, न्यूरॉन को न्यूट्रिशन देना। ये सब काम किसके हैं, ग्लियल सेल्स के। इसके अलावा ग्लियल सेल्स है वो फिर से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट और स्वान सेल्स। इन दो सेल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट का काम क्या है, इन दोनों का मोस्ट ऑफ काम क्या है, माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना। दोनों का मेन काम क्या है इनका,
माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना। देखते हैं माइलिन शीट क्या होती है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन करना, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। इसके अलावा जो स्वान सेल है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट का फॉर्मेशन करती है। माइलिन शीट का फॉर्मेशन किस में करती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो इस प्रकार न्यूरोलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है, न्यूरॉन बनती हैं, ग्लियल सेल्स बनती हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनती हैं, स्वान सेल्स बनती हैं। इनका सबका पर्टिकुलर काम अलग अलग होता है। अब नर्वस सिस्टम की साइट क्या होती है? नर्वस सिस्टम की साइट जो है वो वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में अलग अलग होती है। नर्वस सिस्टम की साइड है वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट में आपको अलग अलग देखने को मिलती है। साइट ऑफ नर्वस सिस्टम, साइट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो इसकी साइट कहाँ होती है? तो सबसे पहले किन का डेवलपमेंट हुआ? इनवर्टिब्रेट का डेवलपमेंट हुआ। सबसे पहले क्या आए? इनवर्टिब्रेट आए। इनवर्टिब्रेट के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है। वेंट्रल सरफेस यानी कि आगे की साइड। ये जो आगे की साइड होती है वो क्या होती है? वेंट्रल सरफेस। इसके अलावा वर्टिब्रेट के अंदर नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल सरफेस पर होता है, डोर्सल सरफेस की तरफ होता है। तो इस प्रकार से नर्वस सिस्टम की साइट होती हैं। अगर आप इनवर्टिब्रेट की बात करोगे तो नर्वस सिस्टम वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है, और अगर आप वर्टिब्रेट की बात करोगे तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोर्सल साइड की तरफ होता है। ये तो बातें होगी किसके बारे में? नर्वस सिस्टम के बारे में। अब अपन थोड़ा सा माइलिन शीट के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि माइलिन शीट क्या होती है। माइलिन शीट जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। अपन क्या बात कर रहे हैं? माइलिन शीट। माइलिन शीट जो है वो ऊष्मा की कुचालक होती है। ऊष्मा की कुचालक होने का क्या मतलब हो गया? क्योंकि ये लिपिड से बनी हुई होती है। ऊष्मा की कुचालक ये क्यों होती है? क्योंकि माइलिन शीट जो है वो लिपिड की बनी हुई होती है। लिपिड की बनी हुई होती है ऊष्मा की कुचालक। अब आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर के अंदर माइलिन शीट की स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहो तो एक तो बनी होती है स्पिंगोसिन से, प्लस एक इसके साथ में फैटी एसिड जुड़ा हुआ होता है और एक कोलिन ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये सब मिलकर के क्या बनाते हैं? स्पिंगोमाइलिन। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? स्पिंगोमाइलिन बनाएंगे। आप देखिए कैसे बनाएंगे स्पिंगोमाइलिन। सबसे पहले अपने को क्या करना है? स्पिंगोमाइलिन बनाना है। और स्पिंगोमाइलिन जो होती है वो 18 कार्बन की एक लंबी फैटी ग्लिसरॉल बेस्ड फैटी एसिड है। स्पिंगोमाइलिन क्या है? एक 18 कार्बन की लंबी ग्लिसरॉल बेस्ड फैटी एसिड। तो इसकी स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो CH2OH, देन CH, NH2, CH, CH2, CH2, ये CH2 की बजाय आप क्या कर लो? इसको CH3 कर लो। CH डबल बॉन्ड
CH2 कितने कार्बन हो गए? यहां तक कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अपने को कितने कार्बन करने हैं? 18 कार्बन करने हैं। यानी कि कितने कार्बन बाकी रह गए? 11 कार्बन बाकी रह गए। यानी कि ये लंबा चलता हुआ 11 टाइम तक ऐसे ही चलता रहेगा। स्क्रीन पे इतनी जगह नहीं है कि इसको 11 बार लिखा जा सके। ये स्ट्रक्चर कौन सी है? स्पिंगोशीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी ही होती है। अब अपन बोल रहे हैं स्पिंगोशीन पे अपने को क्या जोड़ना है? एक फैटी एसिड। स्पिंगोशीन पे क्या जोड़ना है? फैटी एसिड। तो जोड़ दो, स्पिंगोशीन पर भी फैटी एसिड जोड़ देंगे। ये एक लंबी एसाइल चेन है या फैटी एसिड की चेन है। अब यहाँ पर जो बॉन्ड बना है उसको बोलते हैं एमाइड बॉन्ड। नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो लिपिड के अंदर बॉन्ड पाए जाते हैं वो एस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एमिनो ग्रुप के साथ में कार्बन का बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं? एमाइड बॉन्ड। एमाइड बॉन्ड यहाँ पर ये बना है। अब ये क्या हो गया? स्पिंगोशीन प्लस फैटी एसिड, इसको बोलते हैं सेरेमाइड। यानी ओनली स्पिंगोशीन प्लस फैटी एसिड दोनों को कंबाइंडली क्या बोलते हैं? सेरेमाइड। ये एक सेरेमाइड की स्ट्रक्चर बन गई। देन अब आपको क्या करना है? इस सेरेमाइड के ऊपर एक कोलिन ग्रुप और ऐड करना है। हमने देखा कि कोलिन ग्रुप भी ऐड है। तो कोलिन ग्रुप की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। ये कोलिन ग्रुप होता है। तो इस कोलिन ग्रुप को जोड़ दो यहाँ पर। अब ये स्ट्रक्चर किसकी है? स्पिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर। स्पिंगोशीन प्लस फैटी एसिड को क्या बोलते हैं? सेरेमाइड। यानी कि ये किस किस से मिलकर बनी होती है? इसको तो हटा देता हूं कोलिन को, तो क्योंकि कोलिन को तो अपन ऐड कर चुके हैं। कोलिन को तो अपन ऐड कर चुके हैं तो कोलिन को तो हटा दिया जाएगा। स्पिंगोशीन प्लस फैटी एसिड, इसको अपन क्या बोल रहे हैं? सेरेमाइड। यानी कि ये इसको हटाने के ऊपर जो स्ट्रक्चर बन रही थी उसको सेरेमाइड बोल रहे थे। और सेरेमाइड प्लस कोलिन ग्रुप, ये क्या कहलाता है? स्पिंगोमाइलिन। तो इस प्रकार से आपका स्पिंगोमाइलिन के बारे में हमने बताया कि स्पिंगोमाइलिन क्या होता है, स्पिंगोमाइलिन किससे मिलकर के बना हुआ होता है। ये ऊष्मा का कुचालक क्यों होता है? क्योंकि लिपिड होता है, और लिपिड जो होता है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं। इनके ऊपर पोलैरिटी नहीं दिखेगी आपको, कहीं पर भी इसके ऊपर पोलैरिटी देखने को ही नहीं मिलेगी। यानी कि कोई भी चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नॉन पोलर है, और नॉन पोलर है तो इसका मतलब ऊष्मा की क्या हो गई? ये कुचालक हो गई। तो ये बात थी किसके बारे में? माइलिन शीट के बारे में। तो जनरल इंट्रोडक्शन हमने देखा कि नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम का ओरिजिनेट कैसे हो सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमने कुछ बातें की। अब देखिए नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन होती है। तो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऐसी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ये स्ट्रक्चर अपन किसकी बना रहे हैं, न्यूरॉन की। ये आपका एक न्यूरॉन बन गया। यहाँ अपन इस वेसिकल्स को दिखा देंगे। ऐसे कुछ एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर भी कुछ अलग टाइप की स्ट्रक्चर निकली हुई होती है। ये क्या होता है, सेल बॉडी। इसको अपन बोलेंगे सेल बॉडी, इसको बोलेंगे एक्सोन पार्ट, इसको हमने एक्सोन पार्ट बोला। ये हो गया अपना एक्सोन। और ये डेंड्राइड्स या डेंड्रोइड, और ये जो मैंने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाई है ये वेसिकल्स हैं। वेसिकल्स का आगे अपन बढ़ेंगे कि ये वेसिकल्स अपन ने क्यों बनाई हैं। ये इतना पार्ट हो गया। अब उसके ऊपर मैंने जैसे बताया कि किसकी स्ट्रक्चर जुड़ी हुई होती है, स्फिंगोमाइलिन की स्ट्रक्चर से ये कवर्ड रहता है। ये स्फिंगोमाइलिन से कवर्ड रहता है। तो देखिए यहाँ से ऐसे स्फिंगोमाइलिन से कवर्ड रहेगा, गैप छोड़ छोड़ के। ये ऐसे न्यूरॉन की एक स्ट्रक्चर होती है और इसके ऊपर कुछ स्फिंगोमाइलिन की भी लेयर बनी हुई होती है। ये क्या है, स्फिंगोमाइलिन। यानी कि इसको प्रॉपर क्या बोलोगे, माइलिन सीट। यानी कि एक सीट जैसी स्ट्रक्चर है, माइलिन सीट। अब आप यहाँ देख रहे हो एक्सोन और सेल बॉडी को कुछ पार्ट जोड़ रहा है, एक्सोन एंड सेल बॉडी को कुछ पार्ट जोड़ रहा है। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सोन और सेल बॉडी को जो पार्ट जोड़ता है उसको बोलते हैं एक्सोन हील लॉक, एक्सोन हील लॉक। और ये जो आपको बीच में ऐसा स्पेस सा दिखाई दे रहा है, यानी कि माइलिन सीट के बीच में, इनको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर। तो ये अप्रोक्सीमेशन किसकी बात हो गई है, लगभग एक न्यूरॉन की स्ट्रक्चर की बात हो गई है। अब इस न्यूरॉन के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इस न्यूरॉन के अंदर अपन पढ़ेंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, वो सब चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल। सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, रेस्टिंग पोटेंशियल की बात करेंगे कि रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है। रेस्टिंग पोटेंशियल होता है, नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताई थी और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप बताए थे। 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे थे, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे, 2 पोटेशियम आयन
अंदर आ रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पाओगे कि कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होते हैं। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल होते हैं। ये किसका है? सोडियम आयन चैनल। और इसके पास में भी क्या चीज़ होती हैं? पोटेशियम आयन के भी चैनल प्रेजेंट होते हैं। इसके पास में भी पोटेशियम आयन चैनल्स भी प्रेजेंट होते हैं। पोटेशियम आयन चैनल। अब पोटेशियम आयन चैनल दो प्रकार के होते हैं, एक तो ओपन पोटेशियम आयन चैनल और एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम आयन चैनल भी कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक तो ओपन पोटेशियम आयन चैनल एंड एक वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं और 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, जिसकी वजह से बाहर तो कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज हो गया, और अंदर नेगेटिव चार्ज हो गया, यानी कि रेस्टिंग पोटेंशियल -58, यानी कि नॉर्मल भाषा में तो इसको -60 बोला जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप फॉर्मूला से निकालोगे तो ये -58 आती है। ये क्या कहलाता है? रेस्टिंग पोटेंशियल। अब क्या होना है? एक्शन पोटेंशियल होगा, यानी कि अब क्या चीज़ होगी? एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा, और एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ पर कोई दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ होगा। यहाँ पर तो ऐसा तो है नहीं कि ये अकेला ही न्यूरॉन है, यहाँ पर एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ा हुआ हो सकता है, जिसकी कहाँ है? ये डेंड्राइट्स, ये ऐसी डेंड्राइट्स हैं, ये ऐसी यहाँ पर क्या हैं? डेंड्राइट्स हैं। इन डेंड्राइट से वेसिकल्स हैं, और इस वेसिकल से निकला है एसिटाइल कोलिन, जिसको आप क्या बोलते हो? न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन निकला है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? न्यूरोट्रांसमीटर इसको बोला जाता है। ये एसिटाइल कोलिन यहाँ से निकल के इस न्यूरॉन्स के संपर्क में आएगा, यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर एक चैनल होते हैं जिसका नाम होता है लिगेंड गेटेड चैनल। दूसरा ही बना देते हैं, यहाँ पर चैनल होते हैं जिसका नाम क्या होता है? लिगेंड गेटेड चैनल। सीधी सी बात बता देते हैं, ये एक ऐसा न्यूरॉन है प्रॉपर न्यूरॉन की स्ट्रक्चर आपको वहाँ पर मिल रही है। ये एक ऐसा न्यूरॉन है, यहाँ पर चैनल्स होते हैं, ये एक चैनल्स हैं। इन चैनल्स का नाम क्या है? लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल। इनका नाम क्या है? लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल। यहाँ से कुछ वेसिकल्स आएंगी, और इस वेसिकल से क्या रिलीज हुआ है? एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन इस लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल के कांटेक्ट में आएगा। ये लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल के कांटेक्ट में आएगा तो सोडियम आयन कहाँ आएंगे? अंदर आएंगे। सोडियम आयन अंदर आएंगे। सोडियम आयन अंदर आएंगे तो नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? -58। अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो ये रेस्टिंग पोटेंशियल है वो -30 तक पहुंच जाता है। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कम हुआ है, और नेगेटिव चार्ज कम हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ है? कि ये -30 तक पहुंच जाएगा। अब -30 तक पहुंच जाएगा तो यहाँ पर इसको हमने क्या बोला था? एक्सोन हिल लोक। इसके बाद में एक्सोन हिल लोक के बाद में एक चैनल और होते हैं जिनका नाम क्या होता है?
यहाँ पर कुछ चैनल और होते हैं जिनका नाम होता है वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ये ओपन हो जाते हैं, और वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो जाते हैं तो अब कहाँ क्या होना शुरू हो जाएगा, सोडियम आयन अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। सोडियम आयन भी क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे अंदर, यानी कि और पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है। तो अब ये चार्ज घूमकर कहाँ पहुँच जाता है, +60, या एग्जैक्ट अगर बात करो तो +58, यहाँ तक ये चार्ज पहुँच जाता है। और इसको क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल। इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल इसको बोला जाता है। तो ये सोडियम आयन चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स होते हैं। यहाँ पर माइलिन शीट होती है, यहाँ पर क्या होती है, माइलिन शीट, नोड ऑफ रेनवियर, यानी यहाँ से ये पोटेंशियल उछल कर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करेगा, फिर से सोडियम आयन अंदर जाएगा, देन यहाँ पर नोड ऑफ रेनवियर के पास में फिर से आएगा, फिर से सोडियम आयन चैनल को ओपन किया, यहाँ से फिर से सोडियम आयन चैनल को ओपन किया। इस प्रकार से न्यूरॉन पर एक्शन पोटेंशियल घूमता हुआ, यानी भ्रमण करता हुआ कहाँ तक पहुँच रहा है, डेंड्राइट के पास तक। यहाँ पर एक चीज और होती है जिसका क्या नाम होता है, यहाँ पर इसके पास में एक होता है वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल को ये सोडियम आयन चैनल खोल देगा, और ये सोडियम आयन चैनल खोल देगा तो अंदर आना क्या शुरू हो जाएगा, कैल्शियम आकर यहाँ पर मैंने आपको वेसिकल्स जैसी स्ट्रक्चर बताई थी। न्यूरॉन की जब एग्जैक्ट प्रॉपर स्ट्रक्चर मैंने बताई थी तो इसको ऐसे करके बताया था। तो इस कैल्शियम आयन की वजह से यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन। इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है। तो ये कैल्शियम आयन आने की वजह से एसिटाइल कोलिन है वो इससे बाहर आ जाएगा, एसिटाइल कोलिन है इससे बाहर आ जाएगा। इसके फिर से यहाँ पर कोई दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा, यानी इसके पास से फिर से क्या होगा, दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा। दूसरा न्यूरॉन अटैच होगा तो फिर क्या देखने को मिलेगा आपको, फिर से एसिटाइल कोलिन लिगेंड गेटेड, यानी कि लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करेगा, उससे वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन होंगे। इस प्रकार से ये प्रोसेस है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। यहाँ पर एक एसिटाइल कोलिन रिलीज हो रहा है, इसका नाम क्या होता है, इसको लिगेंड बोलते हैं। ये सोडियम आयन चैनल खुल रहा है, वो किसकी वजह से खुल रहा है, लिगेंड की वजह से। ये किसकी वजह से खुल रहा है, लिगेंड की वजह से, इसलिए इसको अपन बोलते हैं लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल, इसीलिए इसको अपन लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल बोल रहे हैं। इसके अलावा इसके अंदर वोल्टेज के अंदर चेंज आया, यानी यहाँ सोडियम अंदर आया तो इसके वोल्टेज में चेंज आया, और वोल्टेज में चेंज आया तो ये चैनल कौन सा खुला, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। यानी कि वोल्टेज के अंदर चेंज आने के फलस्वरूप, वोल्टेज के अंदर चेंज कितना आया था, -30 तक पहुंच गया था, और वोल्टेज के अंदर चेंज आने के फलस्वरूप इस वोल्टेज से कौन सा चैनल खुला, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल। ये सोडियम आयन चैनल खुला जो घूमता हुआ, यानी इसने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई है यहाँ पर +60, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई है, +60। इसको अपन बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल, यानी कि इस रेंज में एक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, इस रेंज पर काम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल घूमता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा, न्यूरॉन के इस पार्ट्स तक पहुँचेगा, और इन पार्ट्स के ऊपर क्या होते हैं, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल। ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है इसकी वजह से ये कैल्शियम आयन चैनल खुल जाएंगे, और कैल्शियम आयन चैनल खुल जाएंगे तो क्या होगा,
वेसिकल्स बाहर रिलीज हो जाएंगी, ये यहाँ से वेसिकल्स बाहर रिलीज हो जाएंगी और एसिटाइल कोलिन है वो बाहर निकल जाएगा, यानी कि डेंड्राइट से बाहर निकल जाएगा और ये फिर से किसी न्यूरॉन के लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन करेगा। यानी ये एसिटाइल कोलिन भी तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से ही यहाँ पर बाहर आया है और ये बाहर आके इस लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल को ओपन किया है। तो इस प्रकार से क्या चीज हुई है, रेगुलर अपना एक्शन स्टार्ट हुआ है। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं है। एक्शन पोटेंशियल को वापस से रेगुलेट कैसे करना है। चलो एक्शन पोटेंशियल हो रहा है तो क्या आपको 24 घंटे एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट करवाना है। एक्शन पोटेंशियल तो हो रहा है, ये बात तो ठीक है, तो क्या आपको 24 घंटे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। नहीं, आवश्यकता पड़ने पर ही आपको एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाना है। जब आपको आवश्यकता नहीं है तो फिर एक्शन पोटेंशियल क्यों जनरेट करवाना। ठीक है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए और भी बहुत सारे चैनल होते हैं। पिछले पेज में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले पेज में मैंने आपको बताया कि सोडियम आयन चैनल है, पोटेशियम आयन चैनल है। पोटेशियम आयन चैनल्स के बारे में मैंने दो चैनल्स के बारे में बताया, एक तो ओपन सोडियम आयन पोटेशियम आयन चैनल और एक क्या है, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम आयन चैनल। ये हैं वो रेगुलेट करने का काम करते हैं। सोडियम पोटेशियम आयन चैनल की वजह से तो क्या हुआ है, सोडियम पोटेशियम आयन चैनल की वजह से तो क्या हुआ है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होकर के रहा है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होकर के रहा है। और ओपन पोटेशियम आयन चैनल की वजह से, ठीक है, ओपन पोटेशियम आयन चैनल की वजह से क्या होगा, फिर से रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन मेंटेन ही रहेगा, यानी हाइपर पोलराइजेशन होगा। अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि हाइपर पोलराइजेशन ये चीज़ें क्या होती है। और सोडियम आयन चैनल ने क्या किया है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट किया है, क्योंकि यहाँ से सोडियम आयन अंदर आएंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से सोडियम आयन अंदर आएंगे और सोडियम आयन अंदर आएंगे तो अंदर चार्ज कैसा था, नेगेटिव, और सोडियम आयन अंदर आया तो चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव, यानी कि +60। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब एक बात और है, यहाँ तक क्या आया, -30, इसको अपन क्या एक्शन पोटेंशियल नहीं बोल सकते और इसको रेस्टिंग पोटेंशियल भी नहीं बोल सकते, तो इसका क्या नाम होता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, या थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल बोल सकते हो या फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल बोल सकते हो। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी इसको आप बोल सकते हो। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, वह एक्शन पोटेंशियल या वह वोल्टेज जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को खोलने के लिए पर्याप्त होता है, यानी कि वह पोटेंशियल जो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खोलने के लिए रिक्वायर होता है या पर्याप्त होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। ये थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की वजह से ही वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हुए थे, यानी कि -30 पोटेंशियल आया, पोटेंशियल कितना पहुंचा, -30, पहले कितना था, -60, -60 से -30 पहुंचा है, जिसकी वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हो चुकी है, यानी वोल्टेज के अंदर चेंज आया और इस वोल्टेज के अंदर चेंज आने की वजह से वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल ओपन हुए हैं। और इस पोटेंशियल को अपन को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है, वह पोटेंशियल जो कि वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल को खोलने के लिए रिक्वायर्ड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। तो इस प्रकार से हमने बात की कि न्यूरोट्रांसमीटर कैसे रिलीज होता है। न्यूरोट्रांसमीटर एक कंटिन्यूअसली सीक्वेंशियल वाइज मैकेनिज्म से रिलीज होता है, जिससे क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने की वजह से एसिटाइलकोलिन बाहर आया है और इसकी वजह से आप एक्शन कर पाते हो, अपना काम कर पाते हो एक्शन पोटेंशियल की वजह से। और एक्शन पोटेंशियल का अल्टीमेटली मकसद क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना। क्या काम है इसका, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करना। और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया तो फिर उससे क्या होगा, आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन तक पहुंचेंगी। इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुंचेंगी, ब्रेन तक पहुंचेगी और फिर ब्रेन है वो उनके लिए एक्शन लेना स्टार्ट करता है।
तो ये तो बात थी अपनी जनरल मैकेनिज्म एक्शन पोटेंशियल के बारे में। अब इस एक्शन पोटेंशियल को रेगुलेट कैसे किया जाएगा, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर इसको वापस रोका कैसे जाए। ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे आप एक्शन पोटेंशियल ही जनरेट करते जा रहे हो, इसको आवश्यकता पड़ने पर रेगुलेट करना पड़ेगा। आप जब आवश्यकता है तब तो एक्शन पोटेंशियल चलते रहे, और आवश्यकता नहीं है तो ये एक्शन पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो जाए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। तो देखिए एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, यानी कि +60 हो गया। अब अपने को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाना है, यानी कि वापस कहाँ जाना है, -60 की तरफ। +60 तक तो अपन आ गए, तो अब अपने को वापस कहाँ जाना है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी -60 की तरफ। अब -60 की तरफ अपन कैसे जाएंगे, या एक्शन पोटेंशियल को वापस रिकवर कैसे करेंगे, वो बात अपन कल पढ़ेंगे। यानी कि कल अपन क्या करेंगे, +60 से -60 की तरफ जाएंगे, यानी कि इस एक्शन पोटेंशियल को फिर से क्या करेंगे, रिकवर करेंगे। एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट कैसा हुआ है वो तो आपके समझ में आया होगा। एसिटाइल कोलिन का इसमें रोल है, लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल का रोल है, वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल का रोल है, और वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल का रोल है। ये सीक्वेंस वाइज काम चला, यानी सबसे पहले लिगेंड गेटेड सोडियम आयन चैनल खुला, और उसके बाद में वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल खुला, उसके बाद में वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुला, और उसके बाद में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ। ये सब कुछ सीक्वेंस से चल के ही सारा काम हुआ है, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है। अब हमने एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर दिया, अब एसिटाइल कोलिन की अपने को आवश्यकता नहीं है, तो अपने को क्या करना है, फिर से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जाना है। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ अपन कल जाएंगे, आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और व्यस्त रहिए, जिससे कि आपको टेंशन नहीं होगी। व्यस्त रहने से है डिप्रेशन नहीं होती। तो थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।